वर्ण का पालन कर पाएंगे? कौन ब्राह्मण बनेगा, कौन क्षत्रिय बनेगा, कौन वैश्य बनेगा, कौन शूद्र बनकर के सेवा कार्य करेगा? क्योंकि जानकारी तो है नहीं। तो आज के समय में स्थिति क्या हो गई कि हम ना तो किसी को ब्राह्मण कह सकते हैं, ना किसी को क्षत्रिय कह सकते हैं, ना किसी को वैश्य कह सकते हैं और ना किसी को शूद्र कह सकते हैं। सब के सब एक्सीडेंटली एक समाज चला है जो पशुवत आचरण में मग्न है। लेकिन जब आर्य निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ तो उसमें एक सपना था कि हम आश्रम व्यवस्था को व्यवस्थित करें। तो पहले युवकों में उस सब की प्रेरणा की गई कि ब्रह्मचर्य कम से कम 25 वर्ष से पहले विवाह ना करें, 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करें, प्रत्येक आर्य कम से कम स्नातक तक पढ़ा हुआ हो। कितना जी? कम से कम। आज के समय में ठीक है, हमें पूरी वेद विद्या, पूरा गुरुकुलीय वातावरण नहीं मिला, लेकिन इसी के लिए जो लघु गुरुकुलीय वातावरण बनाया गया, जो लघु गुरुकुलीय पाठ्यक्रम बनाया गया, उसके आधार पर भी हम आधुनिक शिक्षा को भी कम से कम स्नातक तक को अवश्य ग्रहण करें। इसलिए प्रत्येक आर्या का कर्तव्य है कि अपने बालकों को, बालिकाओं को स्नातक तक की शिक्षा अवश्य दिलाएं। क्यों? क्योंकि जब आप स्नातक तक पढ़ते चले जाते हैं तो आप एक प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे होते हैं, ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं। विकृतियां बहुत हैं, सब कुछ शीर शासन में है, लेकिन उसे ठीक करना, उसे व्यवस्थित करना, व्यवस्थित दिशा में बढ़ाना, ये किसका कार्य है? बोलो जी, हमारा, अर्थात आर्य कार्यकर्ताओं। क्योंकि जो आर्य विद्या से पीछे नहीं है, आर्य विद्या को जानते नहीं है, उन्हें ना तो ब्रह्मचर्य का पता है, ना गृहस्थ का पता है। एक्सीडेंटली लोगों ने घेर घोर करके, हल्ला दंगा करके विवाह करवा दिया है, लेकिन विवाह का उसे महत्व तो पता नहीं है कि विवाह किस लिए होता है। और इसका परिणाम होता है कि थोड़े दिन वो विवाह के बंधन में रहता है और थोड़े दिन बाद फिर उसका तलाक हो जाता है, संबंध टूट जाते हैं, क्योंकि इसको इस पर विश्वास नहीं है और इसको इस पर विश्वास नहीं है। क्योंकि गृहस्थ चलता ही विश्वास पर है, संबंध चलते ही विश्वास पर है। जब तक विश्वास है तब तक संबंध है। जिस दिन विश्वास टूटा, संबंध टूटा, और संबंध टूटा तो आपका परिवार टूटा, आपका समाज टूटा और आपका राष्ट्र भी टूटा। इसलिए आज अर्थात कल से एक नई कक्षा प्रारंभ हुई है, वानप्रस्थ निर्माण की कक्षा, कि जिन लोगों की आयु 60+ हो चुकी है, घर में पुत्र का भी पुत्र हो चुका है, वे लोग वानप्रस्थ बने। तो बने तो उनको पाठ्यक्रम क्या हो, क्या करे वो वानप्रस्थ बन करके? क्या मात्र घर से चले गए और भीख मांग करके गुजारा करने लगे? इसका नाम तो वानप्रस्थ नहीं। तो किसका नाम है, क्या है, कैसा होगा? मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे सामने भविष्य के क्या बैठे हुए हैं। बोलो जी, डर क्यों रहे हो? भविष्य के क्या बैठे हुए हैं? वानप्रस्थ बैठे हुए हैं। अरे भाई, सृष्टि निरंतर आगे बढ़ रही है। आज हम में से बहुत सारे कर्मचारी बैठे हैं, कल गृहस्थ होंगे और एक दिन क्या बनेंगे? लेकिन बनेंगे कब? जब वो वातावरण होगा, जब उस प्रकार की मानसिक स्थिति अब से बननी प्रारंभ होगी कि भाई हमारे पास थोड़ा समय है धन कमाने का, थोड़ा समय है घर चलाने का, थोड़ा समय है गृहस्थ को व्यवस्थित करने का, आगे तो फिर वानप्रस्थ का द्वार खुल जाएगा। नहीं तो व्यक्ति सोचता है अभी क्या संध्या करनी है, अभी तो खाने कमाने के दिन है, थोड़ा और आगे बढ़ता है, कहता जी अभी तो गृहस्थ बना हूँ, अब थोड़ा कमाऊंगा, घर बनाऊंगा, घर जोड़ूंगा, फिर देखूंगा 60 के बाद। और 60 के बाद जाता है तो उसके घर में 4 भैंस और बन जाती है। भाई अब दूध निकाल और इनका चारा पानी कर और जिंदगी क्या हो गई? खत्म।
लेकिन हम सबको ये जानना होगा कि हम जिस आर्य विचार को लेकर के बढ़ रहे हैं वो आर्य विचार आजीवन एक ही जैसी स्थिति में रहने वाला नहीं है, बल्कि इसमें निरंतर अभिवृद्धि है, निरंतर उन्नति है। और उस उन्नति के लिए हमें यह भी जानना आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य का काल क्या है, गृहस्थ का काल क्या है, वानप्रस्थ का क्या है, सन्यासी का क्या है, इसकी योग्यताएं क्या हैं, उन योग्यताओं के लिए अब हमें क्या करना है और तब हमें क्या करना है। तो इस प्रकार के लगभग 20-25 लोगों की एक टीम पानीपत में पूज्य आचार्य परमदेव मीमांसक जी के सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। साथ ही आज आपके यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, तो कुरुक्षेत्र में भी आर्य कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। 2 जनपदों के आर्य गण बैठ करके विचार कर रहे हैं कि हम अपने कार्य को अधिक से अधिक कैसे बढ़ाएं, अपने जनपद में बचे हुए गांवों की सीमा में कैसे पहुंचे, कैसे वहां जाकर के आर्य निर्माण करें। क्योंकि अब तक मैं नरेंद्र जी से और मुकेश जी से, जो आपके निर्वाचनी सभा के अध्यक्ष हैं, जानकारी ले रहा था कि जींद जनपद में कितनी आर्य समाजें गठित हो चुकी हैं। आप लोगों को पता है कितनी हो चुकी हैं जी? लगभग 25 आर्य समाजें गठित हो चुकी हैं, जो इस समय प्रति सप्ताह बैठ करके यज्ञ आदि करते हैं। ऐसी 25 आर्य समाजें आपके जीवन में गठित लगभग हो चुकी हैं और लगभग 25 की तैयारी और है। यानी आपको 1 महीने के भीतर 50 आर्य समाजें इस जींद जनपद में निरंतर संचालित करेंगी। पहला कार्य था आर्य निर्माण और दूसरा कार्य है समाज निर्माण। और आर्य बनने के बाद यदि हमने समाज नहीं बनाया, यदि अपने जैसे विचार के लोगों को संग्रहित नहीं किया, तो हमारा जो आर्यत्व है यह निश्चित रूप से क्या होगा? न्यूनता को प्राप्त करेगा, फिर कुछ न कुछ छूटेगा। लेकिन यदि हमने अपने साथ लोगों को आर्य बनाया और हमारी संख्या एक गांव में 10 की हो गई, 15 की हो गई, 20 की हो गई, तो यदि हमसे कहीं कोई त्रुटि होती है तो हमारे साथ वाला व्यक्ति हमको जगा देता है कि नहीं, ये कार्य आर्यत्व का कार्य बोलो नहीं है, तो हम फिर सावधान हो जाते हैं। यदि फिर कोई त्रुटि हुई तो तीसरा व्यक्ति याद दिला देता, क्योंकि समाज परस्पर सहयोग से बनता है और बाजार परस्पर शोषण से बनता है। हमारे जो देश है ये बाजारवादी व्यवस्था का देश नहीं है, ये समाजवादी व्यवस्था का देश है, ये सामाजिक व्यवस्था का देश है। और यहाँ एक दूसरे का सहयोग करके हम समाज बनाते रहे हैं। आर्य समाज का तात्पर्य ये कभी न समझना कि 4 लोग इकट्ठे होकर आजीवन यज्ञ करते रहे तो आर्य समाज है। वो आर्य समाज नहीं है। वो आर्य समाज के नाम पर एक पंथ बन गया। तो आप कहोगे कि आर्य समाज कौन सा है? आर्य समाज वो है जो समाज के लोगों को आर्यत्व से जोड़ते हुए निरंतर अभिवृद्धि की ओर बढ़ता है। यानी इस वर्ष यदि हम 5 लोगों ने एक गांव में आर्य समाज प्रारंभ किया तो अगले वर्ष कम से कम कितने लोग होने चाहिए? बोलो जी, 10। कितने होने चाहिए? कम से कम 10 तो होने चाहिए। अगले जहां 10 है वहां एक वर्ष की योजना बनाओ कि अगले वर्ष कम से कम 20 होने चाहिए। यानी क्रमबद्ध उन्नति, क्रमबद्ध विकास, क्रमबद्ध अभ्युदय हमने अपना किया। यदि अपने लोगों का नहीं किया, यदि अपने ग्रामवासियों का नहीं किया, तो हमारा हुआ यह हम कैसे निश्चित करें? क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज को लेकर के आगे चलता है। और आप जिस क्रमबद्ध ज्ञान के आधार पर समाज को बनाना चाह रहे हैं, युवाओं और वरिष्ठों, माताओं बहनों, कहीं संशय मत पाना कि इसमें आप कुछ गलत कर रहे हैं।
या आप कहीं कोई त्रुटि कर रहे हैं? क्योंकि शास्त्र कहता है नहीं सत्यात्परो धर्मो न नृतात् पातकम परम। इस संसार में सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। और आप जिन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस जीवन प्रणाली का प्रशिक्षण इस समाज को दे रहे हैं, जिस आर्य समाज में लाकर के लोगों को बिठाना चाह रहे हैं, ये संपूर्ण सत्य पर टिका है। इसमें किंचित भी मिथ्या सिद्धांत के लिए कोई जगह न पहले थी, न आज है और न आगे रहेगी। कहीं भी किसी भी कोने में मस्तिष्क के अगर कहीं भी थोड़ा भी संशय हो तो उस संशय को तुरंत निराकरण करें। क्योंकि आर्य सिद्धांत इस पृथ्वी पर सदैव से थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। सिर्फ अंतर यह है कि कल तक हम दुर्भाग्यशाली थे कि उन सिद्धांतों के वाहक नहीं थे, उन सिद्धांतों को जीवन में जी नहीं रहे थे। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उन सत्य सिद्धांतों के वाहक हैं और उन सत्य सिद्धांतों के साथ जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं, जी रहे हैं और जीने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी चर्चा चल रही थी कि सबके जीवन में अभी तक संध्योपासना, सत्य सिद्धांत अभी उतने दृढ़ नहीं, लेकिन ये क्रमिक प्रक्रिया है। यदि आज आप थोड़ा न्यून है तो कल और दृढ़ बनिए, कल आप थोड़ा और दृढ़ बने तो आगे और दृढ़ बनिए। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है और विद्या मनुष्य के जीवन में धीरे धीरे ही प्रवेश करती है। आप सब जानते हैं, हमने 20 दिवसीय लघु गुरुकुल में सत्य सिद्धांतों को जान लिया, लेकिन जानने के बाद उन्हें अपनाने में, उन्हें आचरण में लाने में शक्ति लगती है, सामर्थ्य लगता है। घर का विरोध, समाज का विरोध, अपने साथियों का विरोध, अपने साथ आने वाले संबंधियों का विरोध, क्योंकि उन सबको इसके बारे में कोई बोध ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। लेकिन इस विरोध के बावजूद जो आगे बढ़ता है, उससे संघर्ष करते हुए जो आगे बढ़ता है, तब वो अपने में आर्य कहलाता है, तब वो परिवार को आर्य बना पाता है और तब वो समाज को आर्यत्व की ओर ले जाने में सक्षम होता है। आर्य समाज का तात्पर्य है कि यह जो संपूर्ण समाज है, मान लीजिए एक गांव की आबादी, जनसंख्या 1000 है और उसमें से 5 लोग यज्ञ करते हैं साप्ताहिक और 5 लोग आर्य समाजी हैं। क्या इसको आप आर्य समाज कहोगे? बोलो जी, ये तो आर्य समाज का क्या है? एक नमूना मात्र है। लेकिन इसको आर्य समाज कब कहेंगे? जब इन 1000 लोगों पे 1000 के 1000 न हो तो कम से कम 1000 लोगों के घर में कोई न कोई आर्य हो, अर्थात हर घर आर्य और घर घर आर्य। इस परिकल्पना को जब आप भूमि पर उतारोगे, तब आर्य समाज कहने में आपको जो गौरव की अनुभूति होगी, तब आपको आर्य समाज कहने में जो स्वाभिमान की अनुभूति होगी, वो आज की जो अनुभूति से बहुत भिन्न होगी और आज की अनुभूति से बहुत अच्छी होगी, बहुत उत्तम होगी। उसकी हम अभी कल्पना नहीं कर सकते, जैसे हम कल तक आज की कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि क्या ऐसा भी जीवन हो सकता है। ना जाने कितने दुर्व्यसन, कितने दुर्गुण, कितनी सामाजिक परिकल्पनाएं, कितने अंधविश्वास हमारे जीवन में भरे पड़े थे, लेकिन हम सब ने उनसे पार पाया और आज हम इस स्थिति में हैं कि अब हम दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कल तक अपना जीवन नहीं संभालता था, आज हम दूसरों को संभालने के लिए तत्पर हैं। ये उसी का प्रभाव है कि आप समाज बनाने की ओर अग्रसर हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि 25 आर्य समाज है, लगभग 25 में एक दो ऊपर नीचे हों तो उनको व्यवस्थित करके और जो शेष 25 हैं उनको 1 मास के भीतर कार्य रूप में परिणित करना ही होगा। बोलो, आप लोग तैयार हैं कि नहीं हैं? जी, आवाज नहीं आ रही है?
तैयार हैं? हाँ जी। 25 की 25 जो नई आर्य समाजों की परिकल्पना आपके अधिकारियों ने बनाई है, आपके जनपदीय अधिकारियों ने बनाई है, उसको सार्थक करना है कि नहीं करना है? बोलो। करना है, मिल करके आगे बढ़ना है। कहीं कोई कमी रहे तो उसे अपनी ओर से दूर करना है, अपना प्रयत्न लगाना है, अपना साथ चलना है, क्योंकि संगठन सबके साथ मिलने से चलता है। और जब संगठन चलता है तो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, छोटे छोटे जो परेशानियां हैं, वो स्वयं दूर होते चले जाते हैं। आज इस आर्य कार्यकर्ता सम्मेलन का एक निर्णय होना चाहिए, जो सर्वसम्मत होना चाहिए कि हमें 1 महीने के भीतर 25 से 50 पर पहुंचना है। चाहे हमें इसके लिए कितना ही त्याग करना पड़े, कितनी ही यात्रा करनी पड़े, कितनी दूर तक जाना पड़े, लेकिन हम जाएंगे और हम अपने अधिकारियों का सहयोग करते हुए इस संख्या को 25 से 50 पर पहुंचाएंगे। बोलो, आप सब लोग तैयार हैं? अंत में मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि इस संसार में आज जितने भी मत, पंथ और संप्रदाय हैं, जितने भी रिलीजन और मजहब हैं, वे कभी एक व्यक्ति ने शुरू किए थे। अपने ज्ञान या अज्ञान के कारण शुरू किए थे, लेकिन आज उनकी संख्या लाखों और करोड़ों में है। चाहे वो सार्वभौमिक सिद्धांत को जानते हो और चाहे ना जानते हो, चाहे थोड़ा सा जानते हो और चाहे बहुत ज्यादा जानते हो, लेकिन वो शाश्वत ज्ञान के न होते हुए भी, वैज्ञानिक बुद्धि के अभाव में भी लाखों और करोड़ों में फैले हुए हैं। उसके विपरीत हम जिस विधा का प्रचार कर रहे हैं, ये कोई मजहब नहीं है, ये कोई मतपंथ नहीं है, या कोई संप्रदाय नहीं है, यह तो धर्म है। और धर्म का संबंध सत्य के साथ होता है। और सत्य के लिए जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसे बिना संकोच के, बिना झिझक के, बिना शर्म के, बिना आलस्य और प्रमाद के वो कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। क्योंकि वो कार्य आप किसी आचार्य का नहीं कर रहे हो, आप किसी ऋषि का नहीं कर रहे हो। बहुत बार हम कहते हैं, लोग एक गीत आर्य समाज में प्रचलित है, कहते हैं दयानंद का काम, आगे बोलो, पूरा करें हम। बोल लेना, यूट्यूब पर पढ़ा होगा, गीत बना रखा है कि दयानंद का काम पूरा करें हम। मैं आज आप लोगों से इस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रश्न करता हूं, जो कार्य हम कर रहे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, क्या ये दयानंद का काम है? बोलो जी, आवाज नहीं आ रही है। क्या इससे दयानंद के किसी स्वार्थ की पूर्ति होगी? क्या इससे दयानंद के किसी अहम की संतुष्टि होगी? क्या इससे दयानंद को कुछ मिलेगा? बोलो। और उसको और नीचे ले आए तो कुछ लोग कहते हैं ये तो परम देव का कार्य कर रहे हैं। तो क्या इससे परम देव का घर चलता है? बोलो। और आगे नीचे आ जाओगे तो कहेंगे तो निर्मात्री सभा के आचार्यों का काम कर रहा है। अभी आर्य महासंघ ने एक पत्रक निकाला कि अग्निपथ योजना का अपने आर्यों को विरोध नहीं करना है। तो मैं देख रहा था कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कल तक आपके साथ थे, लेकिन थोड़े थोड़े स्वार्थों में, थोड़े थोड़े अहंकार में, थोड़े थोड़े अज्ञान में पड़ करके आज आपके कार्य का विरोध करते हैं। तो वो उस पर कटाक्ष करते हैं, हाँ कल तक आप विरोध कर रहे थे, आज आप समर्थन में हो गए, फतवा आ गया। अच्छा ये बताओ, यदि 20 लोग 30 लोग मिल करके विचार करके कोई निर्णय करें और उस निर्णय के लिए आपको अपना विरोध छोड़ना पड़े या अपना समर्थन छोड़ना पड़े, तो बोलो ठीक है कि गलत? बोलो जी, ठीक है? क्या समस्या है? चाहे हमें कोई उसके लिए कहे कि ये फतवा मान रहे हैं, चाहे कोई कहे कि ये आज्ञा मान रहे हैं, चाहे कोई कहे कि ये तो बस अपना सोचते ही नहीं है,
तुम जानते हो। ठीक है, कहीं हम थोड़ा सा इधर सोच लेते हैं, कहीं थोड़ा उधर सोच लेते हैं, 19-20 हो सकता है, किसी मुद्दे पर हम विरोध में खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब मिल करके विचार करके कोई निर्णय किया जाए तो हम सबको किसके साथ रहना चाहिए? बोलो जी, संगठन के साथ रहना चाहिए, क्योंकि संगठन के साथ रहने में ही लाभ है और संगठन छोड़ने में ही हानि है, नष्ट हो जाता है जीवन। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कल तक संगठन में थे, परिवार संभला हुआ था, साथ के साथ आगे बढ़ रहे थे, एक ने संगठन छोड़ा, परिवार को उसके कारण पीछे हटना पड़ा। आज पुत्र संभालने में नहीं आ रहे हैं, परिवार संभालने में नहीं आ रहा है। कल तक हजारों लोग उनके साथ चलते थे, आज अकेले अकेले, कहीं कुछ नहीं, ना तो पारिवारिक सुख न सामाजिक सुख, बस चले गए किसमें? वही ठगी, वही इधर का उधर, उधर का इधर करने में, और जीवन तो प्रतिदिन प्रतिक्षण निकल रहा है तो निकलेगा। लेकिन जब व्यक्ति संगठन के साथ मिलकर के चलता है तो उसका स्वयं का जीवन संभला रहता है, उसके परिवार का जीवन संभला रहता है, उसके आसपास का वातावरण संभला रहता है, और लोग उसे आशा की किरण के रूप में देखते रहते हैं। जरूरी नहीं कि वे आज आपकी बात मान लें, लेकिन वो आपको जरूर आंकते रहते हैं कि आप कितने दृढ़ हो, आप कितने स्पष्ट हो, आप कितनी दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हो, और उसी के अनुसार वो अपना निर्धारण करते हैं। आज नहीं तो कल वो आपके साथ चलने को विवश हो। इस सांगठनिक निष्ठा को, इस संगठन के प्रति अपने श्रद्धा को, अभी वेद पाठ में कह रहे थे, श्रद्धया अपनी समिध्यते श्रद्धया उदयते हवि। ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा मन मानी कोई कल्पना नहीं है, बल्कि सत्य के आधार पर बुद्धिपूर्वक जब हम विचार करके एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ आगे संघर्ष करते हैं, तो इसी का नाम श्रद्धा है। वो श्रद्धा जब सत्य ज्ञान से ओतप्रोत होती है, अपने संपूर्ण समाज के और संपूर्ण राष्ट्र के उन्नति के लिए होती है, तब उस श्रद्धा की अग्नि प्रज्वलित होती है, तब उसमें हमारी आहुति लगती है, और तब हम अपने राष्ट्र को बनाने में सक्षम होते हैं। आप सबने इस भीषण गर्मी के इस मौसम में अपने अपने घरों से समय निकाल करके इस सम्मेलन में आकर के आज परस्पर सब मिल करके जो विचार विनिमय किया है वो समय समय पर आवश्यक है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सब ने यह किया, और आप निश्चित रूप से संगठन को आगे बढ़ाने में कमर कस करके आगे चलेंगे, और शीघ्र ही 25 से 50 का अपना जीवन जनमत का लक्ष्य पूरा करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।